नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले चैप्टर नंबर 8 कितना है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाले हैं। और उद्द विकास है, चैप्टर का नाम क्या है, उद्द विकास है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को थ्योरी बुक को पढ़ाने वाले हैं। SK झा सर का बुक है। प्यारे दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम है साइंस के लिए आप कंप्लीट हो जाइएगा। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। प्यारे दोस्तों, मन लगा कर आप लोग पढ़िए और इसी बुक को आप बार बार पढ़िए। हम तो इतना सुविधा कर दिए आप लोग को कि इस बुक को थ्योरी भी पढ़ाते हैं, इसमें जितने ऑब्जेक्टिव है उसको एक एक ऑब्जेक्टिव को लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ऊपर से इसका अलग से ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको भी हम लाके आपको हम पढ़ा रहे हैं, दोनों बुक पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को जो है कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा और टकराएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। और क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको कहना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको समय से पहले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट पे क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों कि जीवन के उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। क्या है, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। उद्द विकास के क्षेत्र में पहला मत देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? उद्द विकास के क्षेत्र में पहला मत देने वाला लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क थे। याद रखिएगा, तो यही मेन इंपॉर्टेंट हुआ, लैमार्क थे। ठीक है, अगला है उद्द विकास का सिद्धांत इस प्रकार है। उद्द विकास का सिद्धांत किस प्रकार है? तो विशेष सृजन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति प्रकृति के सर्वशक्तिमान के द्वारा किया गया है, जिससे गॉड मतलब क्या होता है? भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपदीय सिद्धांत। क्या है? आपदीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफे। क्या है? कैटास्ट्रोफे। इसके अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आती है, जिसके बाद प्रकृति नए जीवों को उत्पन्न करती है ना। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक क्या है? जियोरेज कौभर, CUVIR कौभर को माना जाता है ना। जियोर्ज कौभर को माना जाता है। नेक्स्ट अगले ब्रह्मांडीय सिद्धांत। क्या है? ब्रह्मांडीय सिद्धांत। क्या प्यारे दोस्तों? ब्रह्मांडीय सिद्धांत मतलब कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन ब्रह्मांड में मौजूद अन्य पिंडों से उत्पन्न हुआ है। क्या है? ब्रह्मांड में मौजूद अन्य पिंडों से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट निर्जीव वस्तुओं से जीवन के उत्पत्ति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एबियोजेनेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु द्वारा अचानक हो गई है। क्या है? अचानक हो गई है। नेक्स्ट जैसे मेढक, सांप, कीचड़ से उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, मेढक, सांप, कीचड़ से उत्पन्न हो गए हैं। अगला मक्खी, कीट, सड़े हुए मांस से उत्पन्न हो गए हैं। जू, चिल्लर शरीर के पसीने से उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को प्लूटो और अरिस्टोटल का समर्थन मिला
इसलिए बहुत दिनों तक इसी सिद्धांत को लोग मानते रहे। क्या हुआ? इसी सिद्धांत को लोग क्या किए? मानते रहे। ठीक है। इस सिद्धांत को सबसे बड़ा धक्का फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर के स्वान नेकेड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगा, जिससे यह साबित हो गया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवित पदार्थों से ही संभव है। जीवन की उत्पत्ति जो है पहले से मौजूद जीवित पदार्थों से ही है। जीवित पदार्थों से क्या है? जीवन की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है भौतिकी रासायनिक सिद्धांत। भौतिकी रासायनिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत है ना, क्या है? फैसिको केमिकल थ्योरी है ना, मॉडर्न थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी तीनों है। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्या प्यारे दोस्तों, इस सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक A.I. ऑपेरिन। क्या है? A.I. ऑपेरिन रूसियन, क्या है? रूसियन 1924 ईस्वी तथा जेबियस हेल्डेन ब्रिटेन 1929 ईस्वी में दिया। ठीक है। A.I. ऑपेरिन ने द ऑर्गन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक की रचना 1936 में किया। कब? 1936 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ। किसके? भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में जीवन के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में इसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बिग बैंग। क्या है? बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत 1920 ईस्वी में क्या है? लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया? लेमेत्रे ने दिया। अगला है प्यारे दोस्तों, बिग बैंग। क्या है? बिग बैंग के उपरांत गैस का गोला कई टुकड़ों में विभाजित हो गया है, जिससे गैलेक्सी मंदाकिनी का निर्माण हुआ, जिसमें आकाश गंगा भी शामिल है। जिसमें क्या है? आकाश गंगा भी क्या है? शामिल है। नेक्स्ट, आकाश गंगा में सूर्य एक तारे के रूप में मौजूद था। आकाश गंगा में जो है सूर्य के एक तारे के रूप में, सूर्य जो है एक तारे के रूप में, क्या? एक तारे के रूप में मौजूद था। प्रारंभिक अवस्था में सूर्य एक ठंडे गैस के गोले में स्थित था। प्रारंभिक अवस्था में सूर्य एक ठंडे गैस के गोले में स्थित था, जिससे क्या कहा जाता है? तो नेब्यूला कहा जाता है। क्या? नेब्यूला कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेबुला में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घर्षण उत्पन्न होने लगा, जिससे उष्मा हीट उत्पन्न होने लगी। तब इसे प्राचीन सूर्य एशियन सन कहा जाता है। क्या है? नेबुला में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घर्षण उत्पन्न होने लगा, जिससे उष्मा हीट उत्पन्न होने लगी। तब इसे प्राचीन सूर्य एशियन सन कहा जाता है। ठीक है। समय के साथ ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगे। क्या है? समय के साथ ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से, किसका? ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण, किसका? हीलियम का निर्माण करने लगे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होने लगा। परिणाम स्वरूप सूर्य एक चमकीले तारे के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या है? चमकीले तारे के रूप में क्या है? सूर्य परिवर्तित हो गया, जो आधुनिक सूर्य के नाम से जाना जाता है। क्या? आधुनिक सूर्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के निर्माण के बाद सूर्य में ऊष्मा के कारण उत्पन्न क्या? घूर्णन गति के सूर्य के कमजोर भाग अपकेंद्रीय बल, क्या है? अपकेंद्रीय बल से क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टूट कर अलग होने लगे, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हो गया, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। क्या है ना? शामिल थी। क्या है? शामिल थी। तो अपकेंद्रीय बल क्या है?
के कारण टूट टूट कर क्या अलग होने लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी के जैसा ही निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी का तापमान कितना था? तो 6000 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अगला, अत्यधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी में मौजूद सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते थे। क्या है? अत्यधिक तापमान होने के कारण, अत्यधिक तापमान था उस समय, पृथ्वी में मौजूद सभी तत्व, जितने भी तत्व थे वो गैसीय अवस्था में पाए जाते थे। किसमें? गैसीय अवस्था में पाए जाते थे। आप लोगों को प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए। और आप लोग इस वीडियो पर नए हैं इस चैनल पे तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे सबसे पहले आपको यहाँ से जैसा ही क्लास लेकर आपको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लास प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्या है? चूँकि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद थी, चूँकि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन क्या है? मौजूद थी, इसलिए सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सभी परमाणु से अभिक्रिया करके जल वाष्प का निर्माण हो रहा था। जल वाष्प का निर्माण हो रहा था। 2H2 प्लस ऑक्सीजन 2H2O मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, जल। अगला यहाँ देखिए 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना? 2H2O बन गया। ठीक है, चलिए आगे। नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से संयोग कर अमोनिया का निर्माण हो रहा था। क्या है? नाइट्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन से क्या है? संयोग कर अमोनिया का निर्माण हो रहा था। अमोनिया का निर्माण क्या है? हो रहा, अर्थात पृथ्वी पर बनने वाले पहला यौगिक अमोनिया तथा जल को माना जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर बनने वाला पहला यौगिक कौन है? तो अमोनिया और जल है। क्या है? अमोनिया और जल माना जाता है। ठीक है, आप इसका याद रखिएगा। पृथ्वी पर बनने वाला पहला यौगिक अमोनिया और जल याद रखिएगा। ठीक है, अगला, समय बीतने के साथ पृथ्वी में मौजूद तत्व घनत्व के आधार पर जमने लगे हैं, जिससे पृथ्वी की संरचना का निर्माण हो गया। जैसे भारी तत्व लोहा, कॉपर, सोना, प्लेटिनम, चांदी इत्यादि। क्या है? फिर से रिपीट करते हैं कि समय बीतने के साथ पृथ्वी में मौजूद तत्व घनत्व के आधार पर जमने लगे, जिससे पृथ्वी की संरचना का निर्माण हो गया। जैसे भारी तत्व में क्या है? लोहा है भारी तत्व, कॉपर है, सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है इत्यादि केंद्र में जमा हो गए हैं, जिससे कोर का निर्माण हो गया। क्या हुआ? कोर मतलब केंद्र, कोर का निर्माण हो गया। चलिए आगे। भारी तत्व के बाद कम भार वाले तत्व आपस में मिलकर एक आवरण का निर्माण किया। कम भार वाले तत्व जो है वो आपस में मिलकर क्या किया? आवरण का निर्माण किया, जिससे मेटल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेटल। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? कम भार वाले तत्व हैं। कैल्शियम आपस में मिलकर क्या हो गया? आवरण का निर्माण किया। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर इत्यादि सब क्या है? एक कम भार वाले तत्व है, उसे आवरण कहते हैं। ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर इत्यादि। अगले क्वेश्चन है कि सबसे हल्के तत्व के द्वारा पृथ्वी के वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि शामिल थे। ये सब क्या है? हल्के तत्व। क्या है? हल्के तत्व के द्वारा पृथ्वी के वातावरण का निर्माण हुआ। क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि शामिल थे। चारों, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, 4 गो है, याद रखिएगा आप लोग।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, शुरुआती अवस्था में क्या है, शुरुआती अवस्था में पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट, शुरुआती अवस्था में पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अंदर के तत्व बाहर आकर विभिन्न तत्वों से संयोग करते थे, जिससे कार्बाइड तथा नाइट्राइट का निर्माण हो गया, कार्बाइड तथा नाइट्राइट का निर्माण हो गया, जैसे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, Na3N सोडियम नाइट्राइट। तो अगले क्वेश्चन, जब तापमान, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है, Na3N को सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट। अगला, जब तापमान 100 डिग्री से नीचे चला गया तब जलवाष्प घनीभूत, क्या है, घनीभूत और कॉन्डेंस होकर द्रव में परिवर्तित होने लगे, जिससे करोड़ों वर्ष तक होने वाली महाबारिश की शुरुआत हुई, जिससे टॉरेंटियल, क्या है, टॉरेंटियल रेन कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला है, बारिश के उपरांत पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गए, ठीक है, बारिश के उपरांत पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गए। नेक्स्ट, जलमग्न होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल तथा जटिल यौगिक का निर्माण हुआ। क्या चीज़ का निर्माण हुआ, सरल तथा जटिल यौगिक का निर्माण हुआ। अगले, जैसे में एसिटिलीन, क्या है, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड इत्यादि सभी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है, क्या हुआ, निर्माण हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल तथा जटिल यौगिक का निर्माण होने लगे, जिसमें एसिटिलीन, इथेन, मीथेन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड इत्यादि सबका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल तथा जटिल यौगिक आपस में बार बार अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करने लगे। क्या है, सरल तथा जटिल यौगिक आपस में बार बार अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करने लगे। जैसे प्रोटीन, क्या हुआ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा न्यूक्लियक अम्ल, ये सब क्या है, ये सब सरल जटिल यौगिक आपस में बार बार क्या करे, अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करने लगे। बहुत ज़्यादा भार वाले यौगिक का निर्माण किया, आपस में क्या हुआ, बार बार अभिक्रिया करके, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियक अम्ल। अगले क्वेश्चन है, समय बीतने के साथ, क्या है प्यारे दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ समुद्र का तापमान कम होने लगा। समय जैसा ही बीतने लगा तो समुद्र का तापमान कम होने लगा। समुद्र के ऊपरी सतह, समुद्र का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर एक आवरण का निर्माण होने लगा, एक आवरण का निर्माण हुआ। समुद्र के ऊपरी सतह पर एक आवरण का निर्माण हुआ, ठीक है, होने लगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक बंद होने लगते हैं, जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के यौगिक बंद होने लगते हैं, जिससे कोएसरवेट्स, क्या है, कोएसरवेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोएसरवेट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, मेसेजोइक काल में डायनासोर फले फूले हैं। क्या है, मेसेजोइक काल में डायनासोर जो है, डायनासोर वो फले फूले, उसी समय उसका उत्पन्न हुआ, फले फूले, मतलब मेसेजोइक काल में। क्या, मेसेजोइक काल में, याद करिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि डायनासोर फले फूले किस काल में, तो मेसोइक काल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जब कोएसरवेट्स, क्या है, कोएसरवेट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड बंद हुआ तो डीएनए, तब इसे इम्बॉडी, क्या इम्बॉडी कहा जाता है। डीएनए जो है तब इसे इम्बॉडी कहा जाता है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती थी, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत माना जाता है।
नेक्स्ट, इसको क्या है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत माना जाता है। ठीक है। अगला, इस प्रकार की संरचना अर्के बैक्टीरिया में देखी जाती है। अर्के बैक्टीरिया को पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला प्राणी माना जाता है। क्या है, पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला प्राणी कौन है? तो अर्के बैक्टीरिया। क्या है? अर्के बैक्टीरिया है। कौन है? अर्के बैक्टीरिया है। ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पॉइंट। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में अर्के बैक्टीरिया के रूप में होता है। अर्के बैक्टीरिया के रूप में होता है, जो भोजन के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। भोजन के लिए किसका? रसायन का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हें रसायन पोषी कैमेट्रोफिज कहा जाता है। नेक्स्ट, समय बीतने के साथ अर्के बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल जैसे यौगिक का निर्माण होता है, जिससे इसका स्वभाव रसायन पोषी से स्वपोषी ऑटोट्रोफिज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी ऑटोट्रोफिज। क्या है? ऑटोट्रोफिज होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में उपलब्ध हो गई, जिससे वातावरण रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में परिवर्तित हो गया। रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीडाइजिंग क्या है? एटमॉस्फेयर के कारण ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के कारण नए जीवन की उत्पत्ति की संभावना को समाप्त कर दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के स्वरूप को बदलने का एकमात्र तरीका इवोल्यूशन रह गया। क्या रह गया? इवोल्यूशन रह गया। ठीक है। अगला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अलग अलग समय में विद्वानों ने इवोल्यूशन से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। तो अगले हैं लैमार्कवाद। क्या है? लैमार्कवाद। लैमार्क्सिज्म। डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। तीसरा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट, चलिए, लैमार्कवाद। क्या है? लैमार्कवाद है। लैमार्कवाद के सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने ही दिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो फिलोसफी है। क्या है? फिलोसफी जूलॉजिक्यू का प्रकाशन 1809 में हुआ। क्या? 1809 में हुआ। चलिए आगे, लैमार्कवाद की महत्वपूर्ण बातें। पहला है कि जीवों को संरचना में परिवर्तित आंतरिक बल के कारण होता है। जीवों की संरचना में परिवर्तन आंतरिक बल के कारण होता है, जिससे अंग का जीव जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वे अंग उतने ही ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, वे अंग छोटे होने लगते हैं तथा एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसे यूज एंड डिसयूज थ्योरी प्रयोग एवं अनुप्रयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। क्या है? तीसरा नंबर, जो लक्षण कोई जीव अपने जीवन काल में। क्या है? जो लक्षण
कोई जीव अपने जीवन काल में प्राप्त करता है वह लक्षण उनके बच्चों में स्वतः ही चला जाता है। क्या करा? जो लक्षण कोई जीव अपने जीवन काल में प्राप्त करता है वह लक्षण उनके बच्चों में स्वतः ही चला जाता है। इससे इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस और स्क्यूरेड कैरेक्टर्स उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। क्या कहता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। अगला है, लैमार्क ने अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए जिराफ तथा सांप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। लैमार्क ने अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए जिराफ तथा सांप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए लैमार्क की आलोचना। लैमार्कवाद की आलोचना क्या था? तो पहला आलोचना है कि बुद्धिजीवियों के आँखों की रोशनी कम हो जाना। बुद्धिजीवियों के आँखों की रोशनी कम हो जाना। दूसरा है पहलवान के बच्चों का पहलवान न होना। पहलवान के बच्चे का पहलवान न होना। चीन के लड़कियों द्वारा सदियों से लोहे के जूते के प्रयोग के बावजूद लड़कियों के पांव लंबे हो जाना। लड़कियों के पांव लंबे हो जाना क्या है? चीन के लड़कियों द्वारा सदियों से लोहे के जूते के प्रयोग के बावजूद, लोहे के वहाँ के जूते का प्रयोग करता बावजूद लड़की के पांव लंबे हो जाना। अगला है आलोचना कि महिलाओं द्वारा आभूषण को धारण करने के लिए नाक तथा कान में छिद्र करवाने के बावजूद बच्चों में छिद्र का न होना। बच्चों में छिद्र का न होना, यही क्या था? लैमार्कवाद की आलोचना था। ठीक है, चलिए अगला है डार्विनवाद। डार्विनवाद यह सिद्धांत चार्लेस डार्विन ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी यात्रा में HMS बीगल बीगल नामक जहाज का उपयोग किया, है ना, नेक्स्ट, डार्विन द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय न्यूटुरल सिलेक्शन। प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास का प्रकाशन 1859 में हुआ। कब हुआ? 1859 में हुआ। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा क्या है? प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज की थी। क्या? उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका खोज की थी। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। कौन दिया? डार्विन ने दिया। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डार्विनवाद की मुख्य बातें। जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है। पैरामीशियम 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है। नेक्स्ट, समुद्री मछली कोड फिश एक ब्रीडिंग सेशन में 1 मिलियन अंडे देती है। क्या? 1 मिलियन जो है अंडे देती है। एटलांटिक ओशियन क्या? सैल्मन फिश एक ब्रीडिंग सेशन प्रजनन काल में एक ब्रीडिंग सेशन प्रजनन काल में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है ना? 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। ठीक है, कौन? ब्रीडिंग सेशन में कौन? सैल्मन फिश। याद रखिए, सैल्मन फिश जो है एक ब्रीडिंग सेशन या एक प्रजनन काल में कितने अंडे देती है? तो 1 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। ठीक है, मनुष्य की छोटी आंत का परजीवी है ना, परजीवी
एस्क्रीज एक बार में 2 लाख अंडे देती है। मनुष्य की छोटी आंत की परजीवी जो है एक बार में 2 लाख अंडे देती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी की होती है। स्तनधारियों में जो है सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी की होती है, जो अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। मतलब पूरे जीवन काल में कितने 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, अगला, लैमार्क व डार्विनवाद में तुलना। लैमार्क व डार्विनवाद में तुलना, क्या दोनों में फर्क है? ठीक है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद है ना। तो लैमार्कवाद, इसके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। लैमार्क के अनुसार सभी जीवों में, लैमार्क के अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है ना, एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। डार्विनवाद के अनुसार डार्विनवाद की सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता है। डार्विनवाद जो है किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे लैमार्कवाद, क्या है? लैमार्कवाद, नई आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों को संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तित करना। और डार्विनवाद में होगी कि डार्विनवाद के अनुसार जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनाती है। दोनों में क्या फ़र्क है देख लिएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, चलिए लैमार्कवाद में क्या है? किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम बनता है, जबकि न उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित एवं क्षमताहीन रह जाते हैं, है ना। डार्विनवाद, किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतर, क्या है? किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतरों, है ना, रूपांतरों कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वेरिएशन के कारण संभव होता है। चलिए अगला, लैमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष। लैमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष, है ना, स्ट्रगल, क्या है? स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, क्या है? एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस की संकल्पना को नहीं मानता है लैमार्कवाद। ठीक है, डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया था। क्या है? डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया। अगले क्वेश्चन, क्या अगले हैं? जीवों द्वारा अपने जीवन काल में, लैमार्क को जीवन द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित किए गए सभी लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं, इनको कहना था। ठीक है, डार्विनवाद क्या कर रहा है? डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण अथवा परिवर्तित यूजफुल वेरिएशन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्या कर रहे हैं कि डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण अथवा परिवर्तन यूजफुल वेरिएशन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि लगभग नियत जनसंख्या। लगभग नियत जनसंख्या क्या है? अप्रॉक्सीमेटली, क्या है? अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब लगभग नियत जनसंख्या। अत्यधिक प्रजनन क्षमता के बावजूद पृथ्वी पर जीवों की संख्या लगभग नियत रहती है। अत्यधिक प्रजनन क्षमता के बावजूद पृथ्वी पर जीवों की संख्या क्या है? लगभग नियत रहती है। अगला तीसरा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, अस्तित्व के लिए संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन एवं आवास सीमित होते हैं। पृथ्वी पर जो है जीवों के लिए
भोजन एवं आवास सीमित होते हैं, ठीक है, जिसके लिए जीवों को आपस में संघर्ष करना पड़ता है। जीवों को जो है आपस में संघर्ष मेहनत करना पड़ता है ना, तभी तो भोजन और आवास सीमित होते हैं, है ना। चलिए अगला है विविधता। क्या है? विविधता, है ना। वेरिएशन, क्या है? वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन। संघर्ष के दौरान जीवों में विविधता उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट योगतम। क्या है? योगतम की उत्तरजीविता। क्या है? योगतम की उत्तरजीविता यूजफुल वेरिएशन का चुनाव। क्या है? सर्वियल। क्या है? सर्विवल ऑफ फिटेस्ट। क्या है? फिटेस्ट। चलिए आगे। संघर्ष के दौरान। क्या? संघर्ष के दौरान जिसमें सबसे अच्छी विविधता होती है उससे प्रकृति चयन कर लेती है, जिससे हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्विवल ऑफ फिटेस्ट कर संबोधित किया। अगला है वातावरण परिवर्तनशीलता। क्या है? वातावरण परिवर्तनशीलता, वातावरण एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट करना है। क्या है? एक्सेप्ट करना। वातावरण की परिवर्तनशीलता के कारण जीवों में विविधता जमा होती रहती है, ठीक है, जीवों में विविधता जो है जमा होती रहती है। 7 नंबर प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूल बनाना पड़ता है। प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूल बनाना पड़ता है, जो इसका पालन नहीं करते हैं वे प्रकृति से लुप्त हो जाते हैं। क्या? प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूलन बनना पड़ता है, जो इसका पालन नहीं करते हैं वे प्रकृति से लुप्त हो जाते हैं। जैसे डायनासोर क्या प्रकृति से लुप्त हो गया। डोडो सबसे नज़दीकी में लुप्त हुआ पक्षी, डायनासोर डोडो आदि लुप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लुप्त होने के कगार पर मौजूद प्राणियों की सूची को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। क्या? रेड डाटा में क्या है? सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे गौरैया भी लुप्त होने की कगार पर है। गौरैया जो है वो क्या है? लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। अगला विविधता को जमा होते होते लंबे समय अंतराल के बाद एक नए प्रजाति का जन्म होता है। किसका होता है? तो चलिए आगे। क्या? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलिए अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, है ना। क्या है? मोटेशन थ्योरी। क्या है? मोटेशन थ्योरी। अगला है गिवेन बाय ह्यूगो डे वेरिस पद इन 1901। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन अचानक से घटने वाली घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप में परिवर्तन उनके डीएनए में एब्रूप्ट चेंज अचानक परिवर्तन के कारण होता है। इससे इन्होंने क्या है? स्यूडेनली एंड जर्की प्रोसेस कहा जाता है। क्या? स्यूडेनली स्यूडेनली एंड जर्क प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या? जैविक उद्विकास से संबंधित प्रमाण। नेक्स्ट इवोल्यूशन से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए निम्न बातों को आधार माना जाता है। इवोल्यूशन से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए निम्न बातों को आधार माना जाता है। नेक्स्ट होमोलोगियस। क्या है? होमोलोगियस एंड एनालोगियस ऑर्गेन, समाज अंग एवं समरूप अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है समजात अंग होमोलोगियस ऑर्गेन, वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल का फ्लिपर जिससे मछली तैरती है,
सभी वर्टेबल क्या है वर्टेब्रेट कशेरुकी के हृदय कहा जाता है। क्या कशेरुकी का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप अंग क्या है। समरूप अंग क्या एनालॉगियस ऑर्गेन वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई हो लेकिन एक ही कार्य को संपन्न करते हो आपस में समरूप अंग कहलाते हैं। कहा जाता है तो समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे ए में है पक्षी के पंख तथा तितली के पंख क्या समरूप अंग होते हैं। मधुमक्खी के डंक तथा बिच्छू के डंक क्या एक ही है, समरूप अंग है। मधुमक्खी के डंक अगर मारेगा तो उतना ही फर्क पड़ता है, बिच्छू के डंक मारता है तो उतना ही फूल जाता है, दर्द करता है। ठीक है, तो समरूप अंग है। क्या है समरूप अंग है। नेक्स्ट बीच की कड़ी क्या है। बीच की कड़ी कनेक्टिंग क्या है कनेक्टिंग लिंक। कुछ जीवों में दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के गुण मौजूद होते हैं इसलिए इन्हें बीच की कड़ी माना जाता है। क्या है बीच की कड़ी मतलब कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट रहता है ना, कनेक्टिंग लिंक होता है। कुछ जीवों में दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के गुण मौजूद होते हैं, दोनों का क्या गुण मौजूद एक ही होता है इसलिए इन्हें बीच की कड़ी माना जाता है, इसे बीच का कड़ी माना जाता है। जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। क्या अगला यूग्लेना क्या है। यूग्लेना मतलब पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या कहलाता है, यूग्लेना कहलाता है। क्या परिपटस क्या PERIPATUS परिपटस एनिलिडा क्या एनिलिडा केंचुआ क्या केंचुआ और एरेथ्रोपोडा कीट के बीच कड़ी है, कीट के बीच कड़ी है। नेक्स्ट है अगला लंग क्या है। लंग फिश मतलब मछली और उभयचर के बीच की कड़ी है। लंग फिश जो है मछली और उभयचर की बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रोट्रो क्या है प्रोट्रोस्पोनिगिया क्या है प्रोट्रोस्पोंगिया, प्रोटोजुआ और पोरीफेरा क्या है पोरीफेरा के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला है क्या इचिडीना क्या इकिडीना क्या है प्लेटिपुस रेप्टाइल्स और क्या है मैमेल्स के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बालानोग्लोसस क्या है प्यारे दोस्तों। बालानोग्लोसस नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला है एर्कियो क्या है एर्चियोपैट्रिक्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है अगला अपसेसी अंग क्या है वेस्टिजियल और ऑर्गेन वेस्टिजियल ऑर्गेन वैसे अंग जो पूर्वजों में अगला है वैसी अंग जो पूर्वजों में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से पूरी तरह विकसित हो रहे हो लेकिन वर्तमान समय में उपयोग न होने के कारण शरीर में अवशेष के रूप में मौजूद हो उन्हें क्या वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मनुष्य के महत्वपूर्ण अवशेषी अंग क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नेक्टिटिंग मेम्ब्रेन्स थर्ड आई लाइड क्या है लीड तीसरी पलक क्या है कोकेक्स पूंछ की हड्डी ईयर मसल्स कान की मांसपेशी क्या है प्यारे दोस्तों ईयर मसल्स मतलब कान की मांसपेशियाँ। विस्डम टीथ मतलब अकल की दांत, उसको विस्डम टीथ कहा जाता है। पुरानों गुणों की पुनर्वृत्ति है ना एटाविज्म में कभी कभी बच्चे में पूर्वजों के गुण उभर आते हैं जो वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते हैं। इस प्रकार की घटना को एटाविज्म कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है। किससे अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, उससे
हाल्डेन ने कहा है। किसने कहा है कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ, तो हाल्डेन ने कहा है। कौन किया? हाल्डेन ने कहा है। चलिए, आज की थ्योरी क्लास समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं इसी का ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर आइए और फटाफट लगाइए। ठीक है, इसको हम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीज क्या है? स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया? मेडल ने, डार्विन ने, मार्गन ने और लैमार्क ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? तो जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नॉन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक जनन, डी प्राकृतिक वरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, प्राकृतिक वरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थम की उत्तर जीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? तो ग्रेगर जोहान मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी हर्बर्ट स्पेंसर। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। 5 नंबर, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इसमें किसकी अधिक है? जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें किसकी अधिक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा दिए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? जीवाश्म, बी जातीयावृत्ति नियम, सी समरूप अंग, डी समजात अंग। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। क्या है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑपेरिन का सिद्धांत किसने दिया था? तो रासायनिक विकास ने। पढ़ाए हैं ऊपर थ्योरी में, रासायनिक विकास ने ऑपेरिन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बताए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो श्वसन, प्रजनन, पाचन, प्रसार। तो प्रजनन आवश्यक है, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? मानवीय विकास के संदर्भ में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन ए लूसी, बी होमो नलेडी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, होमो नलेडी हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक चयन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए 12 नंबर स्टार्ट करते हैं। होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमो
क्या है, होमोनोइड्स डैश थे। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमियोनोइड्स डैश थे। कौन थे? तो अगेस्टर लाइन थे, क्रोमैग्निन थे। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रोमैग्निन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। मनुष्य की आनुवंशिकी का पीता लगाया जा सकता है। मनुष्य की आनुवंशिकी का पीता लगाया जा सकता है तो कहाँ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीकी मूल, अफ्रीकी मूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? किस युग के कारण डायनासोर जो है फले फूले थे? आपका एक क्वेश्चन थ्योरी में बताए हैं, एक एक क्वेश्चन बताए हैं। तो आप कहाँ है? प्रोटेरोजोइक ईरा, बी हो जाएगा पालेओजोइक ईरा, सी हो जाएगा सेनोजाइक ईरा और डी हो जाएगा मेसोजोइक ईरा। तो आपका बताए थे मेसोजोइक ईरा जो है क्या है, डायनासोर फले फूले थे। ठीक है, मेसोजोइक द्वारा ईरा के द्वारा। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो कौन सा विचार है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? उत्परिवर्तन होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसा ही वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा, आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो कौन है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है, प्रजनन होगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर। चलो 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जैविक विकास डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है प्यारे दोस्तों? जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके तौर पर? ऑप्शन है जीन बहाव पर, बी उपार्जित गुणों की वंशागति, सी प्राकृतिक चयन, डी आनुवंशिक अपवाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राकृतिक चयन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। क्या जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है? क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा। मोटेशन, क्या है? मोटिटेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 में, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है। मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुआ है। किसमें डैश में विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। क्या? अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्रमागत उन्नति कहा जाता है। क्या? क्रमागत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? किसका इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो किसने किया प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कितना है प्यारे दोस्तों? 22 है। 2015 में डैश जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइड्स दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैबर में की गई थी, है ना। तो किस में? तो होमो नलेडी हो जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो डार्विन ने बताया है। ठीक है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है, तो डार्विन ने बताया।
किसने? डार्विन ने। 24 नंबर, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो कौन दिया है? हाल्डेन ने। किसने दिया? हाल्डेन ने। किसने दिया? हाल्डेन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 25 नंबर है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रित शामिल था। किस मिश्रित शामिल था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H2S, CH4 और NH3 शामिल थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। क्या बना था? तो NH3, CH4, H2S बना था, है ना। NH3, CH4 और H2S बना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब जब पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति हुआ था। क्या? डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है कि डैश समरूप अंग है। डैश जो है समरूप अंग है, तो क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या है? 30 नंबर है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जीव विकास इवोल्यूशन। क्या है? जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, लैमार्क ने। चलिए लास्ट लाइन है, तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है? चलिए 32 नंबर, क्या विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 33 नंबर, क्या है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कितना वर्ष? तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। क्या है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग क्या है? 2 करोड़ न है, 2 अरब है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है प्यारे दोस्तों? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन बी हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस सी हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किसमें? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम नज़दीक में आए हुए हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बने रहिए। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स हैं, क्या है? तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित अंग है तो कौन है? बी अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? किस? तो बी हो जाएगा, सरीसृप व पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
40 नंबर, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में जो है अवशेषी अंग नहीं है। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे हुई? तो जल में हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में, पहाड़ पर, भूमि पर, वायु में, तो जल में हुई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक आपको सेवा दे पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें कि कैसा आज का क्लास रहा। और आप लोग प्यारे दोस्तों इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि किसी भी गरीब बच्चे को इससे हेल्प मिल सके और सहायता मिल सके। प्यारे दोस्तों, उसको बुक खरीद नहीं पाएंगे तो इस कम से कम क्लास कर पाए, और इसका जितने भी PDF जो है फ़ोटो हम जो इसका जो बना रहे हैं, वीडियो पढ़ा रहे हैं आपको, उस फ़ोटो को, उस PDF को हम आपको प्रोवाइड करा सके, वो भी फ्री में। आप जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस लिंक पर जाइए, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे या अभी क्लास जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आपको हम क्या है वहाँ पर PDF फ़ोटो जो है अपलोड आपको प्रस्तुत करा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से लाभ से ले सकते हैं। यहाँ क्लास कीजिए, वहाँ आपको फ़ोटो PDF से आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।